हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप लोग देख रहे थे बीपीएससी घटना चक्र पुनरावलोकन बुक, जो कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए समस्त पीवाईक्यू उसमें दिया गया है, जो आने वाले टीआरई 4 के और टीआरई 5 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो इसमें आप लोग कंप्लीट कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि इसमें आज के वीडियो में नया टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन। तो पिछला वीडियो ना देखे हो तो फ्रेंड तो देख लीजिएगा, उसमें आधुनिक भारत कंप्लीट कराया गया है कई टॉपिक, तो जिससे आपको समझ में आएगा। तो चलिए, आपको नए वीडियो में स्वागत है। स्वराज पार्टी का गठन, इसमें पहला क्वेश्चन है, सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी। पहला विकल्प देखिए, जनसाधारण के संघर्ष को नेतृत्व देने हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करने हेतु, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु, रौलेट कानून के खिलाफ में विधायी विरोध के लिए। तो इसमें विकल्प सी होगा, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। फैक्ट देखिए फ्रेंड, जनवरी 1923 में गया में सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। सीआर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए परिषदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इसने राज्य परिषदों के साथ केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भी प्रतिभाग किया था तथा अच्छी सफलता हासिल की थी। इनका वास्तविक उद्देश्य इन सभाओं में प्रवेश कर अपनी बात रखना तथा सरकार के साथ असहयोग करना था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई असहयोग आंदोलन के, सविनय अवज्ञा आंदोलन के, रौलेट बिग सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, तो किसके असफलता के? असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुई थी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सीआर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के भिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। इसमें पहला विकल्प है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाममार्मी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। पूछ रहा है स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ, तो किसके असफलता के बाद? असहयोग आंदोलन के। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तिलक एवं चित्तरंजन दास, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी एवं तिलक, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। उन्नीस 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र नाथ सन्याल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने।
फैक्ट देखिए फ्रेंड, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बंकिम चंद्र मित्र, श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी। इकतीस दिसंबर 1922 को टोकोरी पैलेस में हुई बैठक में चित्तरंजन दास ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की जिसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया। वर्ष 1923 में इसका नाम स्वराज पार्टी कर दिया गया। बिहार स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह द्वारा की गई थी। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? आरएसएस, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, स्वतंत्र पार्टी। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो किससे हुआ था? कांग्रेस से। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतमान, केलकर, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू उनके सचिव बनाए गए। हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार और यदि आवश्यक हो तो पदों का त्याग भी कर देना इस आंदोलन का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की सी आर दास ने, सी राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपीनाथ साहा ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की तो किसने किया था? सी आर दास ने। देशबंधु चित्तरंजन दास, सी आर दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं। अगला टॉपिक है फ्रेंड, साइमन कमीशन। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 1926 में, 1928 में, 1939 में, 1942 में। तो कब आया था? 1928 में आया था। फैक्ट देखिए फ्रेंड, वर्ष 1919 में एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लासन,
एडवर्ड कैडोगन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन की। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग का गठन किया गया था। अगला टॉपिक है फ्रेंड, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। इसमें पहला प्रश्न है, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहराया गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? गुजरात में गांधी ने, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने, बंगाल में एस.एन. बनर्जी ने, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसने कहा था? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फैक्ट देखिए फ्रेंड, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए। जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1919 में, 1929 में, 1939 में, 1942 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? वर्ष 1929 में। कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 26 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ? कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1920 ईस्वी नागपुर, 1924 ईस्वी बेलगांव, 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची। तो कब किया गया था? 1929 ईस्वी लाहौर में। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को।
पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टीचिंग दर्पण चैनल को टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा आपको पीडीएफ, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26/1/1930, 15/8/1947, 30/1/1948, 31/12/1950 को। तो कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और वर्ष 1930 की जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला टॉपिक देखिए फ्रेंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है, डांडी यात्रा की गई। तो डांडी यात्रा कब की गई थी? 1932 में, 1931 में, 1929 में, 1930 में। तो आप सब जानते हैं डांडी मार्च यात्रा कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों गांधी सहित कुल 81 के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को डांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवाद नेता श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड असम आश्रम से त्रिचुरापल्ली के वेदरायण तक नमक यात्रा की। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, डांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। तो कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्धा, डांडी, सेवाग्राम, साबरमती। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ से किए थे? डांडी से।
उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। नोट, प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न उत्तर का विकल्प डी साबरमती माना है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर, हाथी, डेवलपमेंट, मलबा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में द्वारा सरकार का विरोध किया? तो कौन सा कर था? चौकीदारी कर था। 6 अप्रैल 1930 से बिहार के सारण जिला में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। सारण और चंपारण जिले सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरोध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? मलबा, हाथी, विकास। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ई विकल्प दिया है। फैक्ट देख लीजिए, फैक्ट दिए ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो इसमें कौन सा विकल्प होगा? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो इसमें ई विकल्प दिया है। फैक्ट देख लीजिए फ्रेंड। गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, आम लोग के आर्थिक राहत आदि था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरीदास। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछ रहा प्रश्न, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो कौन थे? उपयुक्त में से एक से अधिक। श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरी दास। श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरी दास, सी दास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे तथा साहिबाला राय इत्यादि महिलाओं ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते पर। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो किस में जोर दिए थे? रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड,
6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? विपिन बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण झा, रामलाल प्रसाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? विपिन बिहारी वर्मा ने। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा द्वारा किया गया था। सारण और चंपारण जिले बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले पहले 2 जिले थे। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में धकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद भी वे वहां से हटे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कौन सा कर देने से इनकार कर दिए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फैक्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 में बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने, महादेव लाल सर्राफ ने, कुमार मिश्रा ने, सत्यनारायण ने। तो किसने किया था? महादेव लाल सर्राफ ने। प्रश्नगत विकल्पों में से भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ द्वारा किया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिबंध सदस्य थे। अगला है क्वेश्चन, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहाबाद। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो कहाँ की थी? पटना की। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी तथा राजकिया देवी प्रमुख हैं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इसे लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिषेधवाद के विरोध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालात
में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला टॉपिक है फ्रेंड, गांधी इरविन समझौता। फ्रेंड, अब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला टॉपिक देखिए, गांधी इरविन समझौता। इसमें पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में। ये देखिए कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार पहला फैक्ट देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा है, सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। तीसरा है, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने देने का अधिकार। चौथा है, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। पांचवा देखिए, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1929, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1932 ईस्वी। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची कांग्रेस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि। तो किसने भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1930-31 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? इमर्सन गांधी समझौता, हैले गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता, गांधी साइमन समझौता। तो आप लोग जानते ही हैं 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता।
अगला टॉपिक देखिए फ्रेंड, गोलमेज सम्मेलन। फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें विकल्प ए सही है, मौलाना मोहम्मद अली। फिर से प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो कौन लिए थे? मौलाना मोहम्मद अली। मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे भीमराव अम्बेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया आदि। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो कौन थे? B.R. अम्बेडकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 1932 में कौन सा हुआ था? तीसरा हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन में 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सभी में भाग लिया। तो इसका विकल्प ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधियों पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे।
यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मंतांतर हो गया? सरकारी नौकरियों में दलित आरक्षण, मंत्रालयों में दलित आरक्षण, दलितों के लिए अलग नागरिक का दर्जा, दलितों के लिए पृथक मतदान। तो कौन सा हुआ था? दलितों के लिए पृथक मतदान। वर्ष 1931 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन, टोक्यो। तो कहाँ से लौटे थे? लंदन से। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराशा होकर बंबई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सर विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, हैरोल्ड विल्सन, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए वर्ष 1930-32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों को मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला टॉपिक है फ्रेंड, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। फ्रेंड, अब तक के वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930, 26 सितंबर 1932। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, कभी भी ये रिपीट होकर आ सकता है। तो इसका उत्तर जो है 24 सितंबर 1932 हो जाएगा। फैक्ट देखिए फ्रेंड, 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के
द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए, अछूतों के लिए? तो किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों की कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः एक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? क्रमशः 74 से 79, क्रमशः 71 से 147, क्रमशः 78 से 80, क्रमशः 78 से 69। तो कितनी दी गई थी? 71 से 47 दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, मद्रास 30, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रदेश 20, असम में 7, बंगाल में 30 एवं संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है, साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में समान वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, पूना समझौते का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेष अधिकार देना, द्वैध शासन का पर पुनः विचार करना। तो पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना। 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों को ही व्यवस्था की गई थी तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, राउलेट एक्ट के द्वारा विरुद्ध विद्रोह, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था फ्रेंड? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उत्तरवादी गुट इसके विरुद्ध था। अगला टॉपिक है फ्रेंड, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे द्वारा। जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण द्वारा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, अशोक मेहता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। उपयुक्त में से
कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसके द्वारा किया गया था? अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्य में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1934 में पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में। तो कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना और औपचारिक मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1921 में, 1934 में। उन्नीस सौ 1937 में, 1939 में। तो इसमें विकल्प भी सही होगा, 1934 में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस से, किसान सभा से, कांग्रेस समाजवादी से, साम्यवादी से। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी से। कांग्रेस समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी, स्थापना 1934, स्थान पटना, संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण, अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमादास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा पार्टी से। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. राय, सुभाष चंद्र बोस। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामचंद्र मिश्र आदि ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी 1931 का गठन किन्होंने किया था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अगला विकल्प है राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी देख लीजिए, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारेख, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा ने। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी, लोकनेता।
तो किस नाम से जाने जाते हैं? लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा असफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक। तो किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया जनवरी 1946 में, फरवरी 1946 में, मार्च 1946 में, अप्रैल 1946 में। तो कब मनाया गया? अप्रैल 1946 में। फैक्ट देखिए फ्रेंड, अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने के सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। अगला टॉपिक है फ्रेंड, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। इसमें पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? पहला विकल्प देखिए, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण। बी विकल्प, भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण। सी विकल्प है, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। डी विकल्प है, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प सी होगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। फिर क्वेश्चन देख लीजिए, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को। चलिए फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया, परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्याग पत्र दे दिया, किंतु तत्कालीन गवर्नर द्वारा कैदियों की रिहाई की बात मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया। पुनः अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर उनकी सरकार ने त्याग पत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें विकल्प डी सही है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। दोबारा प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो किस कारणवश इस्तीफा दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था?
1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो वर्ष 1935 का अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, बिहार 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत एवं बरार 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा 60% मतों के साथ 60 में से 30 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई लगभग पूर्ण बहुमत असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। नोट में देखिए फ्रेंड, बम्बई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत 56% मतों के साथ 175 में से 80 सीटें मिला। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बम्बई में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत 175 में से 88 सीटें दिखाया गया, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942, कार्यकारिणी कमेटी 1945, कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो बताइए फ्रेंड इसका उत्तर। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो आप तक के पहुँच सके, जिससे आपको सुविधा मिले देखने में, समझने में। तो चलिए फ्रेंड, फैक्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकार के चंगुल से बचने का तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड सिम्पटन, सर ह्यूगो डॉक, सर मॉरिस गार्नियर हेलेट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड थे। कौन थे? सर जेम्स डेविड सिम्पटन। सर जेम्स डेविड सिम्पटन बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल गवर्नर थे, किंतु जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया तो वह बिहार के पहले राज्यपाल बने। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के पद पर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक कार्य किया। अगला टॉपिक है फ्रेंड, कांग्रेस का त्रिपुरी संगठन। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट
ये अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।